हेलो फ्रेंड्स, आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। फैराडेज का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, और आज लेंज लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये कहानी शुरू होती है 1820 से। 1820 ईस्वी में हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट हुए थे ओरस्टेड नाम के, लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था अपन ने। ओरस्टेड ने बताया कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को कर दो तो जो उंगलियों की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ जा रही है ना, तो ये अपने को फ्लक्स की डायरेक्शन बताएंगी। इस तरीके से ये डायरेक्शन होगी फ्लक्स की। तो इस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट हुई। ये बताया हमें किसने? ओरस्टेड ने। और कब बताया? ये 1820 के आसपास की बात, 1820 में। ओके, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। दो साइंटिस्ट थे, एक तो फैराडे साहब थे, माइकल फैराडे, और एक हेनरी थे। दोनों ही लग गए इसके पीछे कि यदि करंट की वजह से फ्लक्स है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि फ्लक्स की वजह से करंट मिल जाए, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं हो सकता। और कहते तो ये हैं कि फैराडे साहब ने तो 10 साल तक चुंबक को अपनी पॉकेट में रख के घूमते रहे, और एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उनको कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हुए जो बाद में फैराडे के लॉ के नाम से अपन पढ़ते हैं। हुआ क्या था कि एक कोइल थी, जैसे ये कोई बेस है किसी भी पेपर का या प्लास्टिक का, इसके ऊपर एक कोइल लपेटी हुई थी। ऐसे ये कोइल लपेटी हुई है, और इस कोइल के साथ में गैल्वेनोमीटर को ऐड किया था। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि यदि इसमें कोई करंट फ्लो होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, उसकी सुई है जो डिफ्लेक्ट करेगी, मूव करेगी, है ना। तो अभी इसकी सुई है जो इस तरीके से सीधी, एकदम सीधी है। उन्होंने क्या किया कि वो एक चुंबक को, ये एक चुंबक है जिसका एन पोल इधर है और एस पोल इधर है, इस तरीके से उस चुंबक को इस कोइल के पास लेके गए। तो जैसे ये चुंबक को लेके जा रहे थे तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया और गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ हो गई, मान लो, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आया अर्थात इसमें कोई करंट फ्लो हुआ। ओके, फिर उन्होंने चुंबक को रोक दिया, थोड़ी पास में ले गए और रोक दिया। रोका तो उन्होंने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि चुंबक को वापस लिया, वापस खींचे तब दोबारा से करंट फ्लो होने लगी, दोबारा से इसमें डिफ्लेक्शन आया, लेकिन अब डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था। इधर लेके आए तब यदि इस साइड में डिफ्लेक्शन आया था, और जब अपन इधर लेके गए तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ये हो गई, इस साइड में सुई निडल घूम गई, अर्थात करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पहले मान लो करंट इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और उन्होंने देखा कि जैसे ही चुंबक रुकती है डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो 3 रिजल्ट निकले। जब जब चुंबक को मूव करा रहे हैं, चाहे कोइल की तरफ लेके आ रहे हैं या कोइल से दूर लेके जा रहे हैं, कोइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यदि पास लेके आ रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रही है, दूर लेके जाते समय अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होती है इस कोइल के अंदर। जैसे चुंबक को स्टेशनरी कर देते हैं, अर्थात फिक्स कर देते हैं, एक जगह पर रोक देते हैं, तो कोइल के अंदर करंट जीरो हो जा रही है। इन्हीं अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हुए उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत बताए अपने, जिनको फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे जैसे अपन इस चुंबक को कोइल के पास लेके आ रहे हैं, तो कोइल के पास जब चुंबक आएगी तो कोइल से इस तरीके से, चुंबक से इस तरीके से ना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है, इस तरीके से, और ये यूं वापस घूम के एस पोल पे आ जाएंगे ना, क्लोज लूप में होती है इस तरीके से, ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे अपन पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स की संख्या जो इससे लिंक हो रही है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे
वापस इस साइड के अंदर, तो फ्लक्स कम होते जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको रोक देंगे, फ्लक्स लिंक तो हो रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो यहाँ से उन्होंने देखा जब जब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। फ्लक्स लिंक कर जाए लेकिन उसमें परिवर्तन ना हो तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यहाँ से फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। और फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब किसी चालक से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, जब किसी चालक से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देखो पॉइंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चालक से संबद्ध, फ्लक्स आसपास कितनी भी हो लेकिन चालक से जुड़ी हुई जो फ्लक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। संबद्ध का मतलब लिंक्ड फ्लक्स, जुड़ी हुई है ना, लिंक्ड फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। तो उसी चालक में, जिस चालक से संबद्ध फ्लक्स है, उस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल, जिसको अपन ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन शब्द है जो इम्पोर्टेंट है। फ्लक्स में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। फ्लक्स है तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। यदि फ्लक्स है और उसमें परिवर्तन हो रहा है तब ईएमएफ उत्पन्न होगा। देखो समझो, यहाँ से ये चुंबक है, मान लो स्टेशनरी यहाँ पर रखी हुई है, इससे फ्लक्स निकल रही है और यूं निकल के वापस आके एस पोल पे मिल रही है ना, एन से निकलती है फ्लक्स और एस पे आती है, तो इधर से यूं गई हुई है, अभी ये समझो आप। और ये मान लो स्टेशनरी है चुंबक, फ्लक्स इधर से इधर गई हुई है, तो क्या इसके अंदर कोई ईएमएफ उत्पन्न होगा? नहीं। तो यदि ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। ओके, लेकिन जैसे ही मैं इस चुंबक को इसके पास लेके जाऊंगा तो फ्लक्स जो इससे लिंक हो रही है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा इसके पास लाने से। तो परिवर्तन हुआ ना, पहले कम था, पास लेके आऊंगा, चुंबक को जब पास लाएंगे तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ रहा है अर्थात परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ उत्पन्न होगा तो सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो हो जाएगी। ओके, लेकिन यदि मैं इसके पास लाके इसको रोक देता हूँ, रोक दूंगा तो फ्लक्स लिंक तो है लेकिन ना बढ़ेगी उस टाइम पर, ना घट रही होगी, अर्थात परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तो इसमें कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। अब मैं वापस इसको दूर ले जाऊं, इधर लेके आऊंगा तो फ्लक्स कम होगी। तो कुछ भी हो रहा है लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है ना, चाहे बढ़ रही हो या घट रही हो। तो जब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँगा उस टाइम पर फ्लक्स कम हो रही होगी, जिसके कारण इसके अंदर ईएमएफ अगेन उत्पन्न हो जाएगा और उसकी वजह से भी करंट फ्लो करेगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इस कॉइल से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगा, करंट फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, बात रही पोलरिटी की। यदि इसके पास में लेके आते हैं तो करंट की डायरेक्शन, जैसे अभी अपन निकाले लेंस लॉ से पता चलेगी करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है ना। अभी लेंस लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा करंट की डायरेक्शन कैसे रहने वाली है। ओके, तो ये था अपना फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी वजह क्या है, कारण क्या है, और कारण है फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ का फ्लक्स में परिवर्तन से समझ लें। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ये उन्होंने बताया। तो आ गए ना वापस। ओरस्टेड ने बताया था करंट की वजह से फ्लक्स। अब फैराडे साहब ने बता दिया, ये लगभग बात है 1831 की। 10 साल लग गए इनको ये काम करने। 10 साल तक चुंबक को पॉकेट में लेके घूमे, तब जाके इनको ये चीज़ पता चली। तो उन्होंने बता दिया कि फ्लक्स है तो करंट आ सकता है, बस थोड़ा सा क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन, तो प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। ये तो ओरस्टेड साहब का था। ओरस्टेड साहब ने कहा था कि करंट की वजह से फ्लक्स और फ्लक्स की वजह से वापस करंट। ये बात किसने बता दी अपने को? फैराडे ने। ओके, आप फैराडेज सेकंड लॉ देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने पता किया
कि ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है। उसकी वजह थी संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन। ओके, फ्लक्स में परिवर्तन। सेकंड लॉ में फैराडेज ने बताया कि कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, उसकी अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा उसमें उत्पन्न ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात दर के बराबर होता है ना। तो यहाँ समानुपाती की बजाय देखें दर में समान परिवर्तन की दर के बराबर होता है, इक्वली होता है, दर के बराबर होता है, अर्थात E इजकस टू, ई मैप को मैं ई से लिख देता हूँ, E इजकस टू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, किसके साथ, समय के साथ। तो E इजकस टू डी फाई बाई डी टी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए लेंज, उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो उसी कारण का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। तो इसके लिए अपन इसके साथ में माइनस का साइन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमने पता किया कि ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। सेकंड लॉ से हमने पता किया कि कितना होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। ओके, अब पढ़ते हैं लेंज का नियम कि लेंज साहब ने क्या कहा था। तो फिर उससे पता करेंगे कि जो ईएमएफ मैंने यहाँ बताया था ना कि डिफ्लेक्शन इधर आएगा कि इधर आएगा, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी ऊपर की तरफ होगी, वो बात लेंज के नियम से समझ में आने वाली है। तो अपन पढ़ेंगे लेंज का नियम। लेंज साहब ने बताया था कि कोई भी चीज़ उसी चीज़ का अपोज करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई। और ये तो एक नेचर का भी लॉ है। एक बीज है, ज़मीन में डाल दो, वो बड़ा होगा और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। एक फर्टाइल लैंड में वो उगा और बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो ज़मीन को अनउपजाऊ बना देता है, उसके नीचे कोई पेड़ नहीं उग सकता, अर्थात उसने उसी चीज़ का विरोध कर दिया जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ था। हर जगह ये लॉ एप्लीकेबल है। उसी चीज़ को लेंज साहब ने इलेक्ट्रिकल में डाल दिया। इलेक्ट्रिकल में डाल के उन्होंने यही बात कही कि कोई भी चीज़ उसी कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। अर्थात करंट जो अभी अपन ने कहा ना, कोइल में करंट प्रोड्यूस होगी, तो वो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो उसी कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई। उत्पन्न क्यों हुई? चुंबक को जब हम पास में लेके आए उसकी वजह से वो उत्पन्न हुई। तो वो करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि करंट जो चुंबक है उसके पास आने का विरोध करे, अर्थात फ्लक्स के बढ़ने, पास आएगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करे। यही था लेंज का लॉ। ठीक है, तो पहले लेंज लॉ को पढ़ लेते हैं। लेंज लॉ ने क्या कहा था? तो लेंज के अकॉर्डिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी चालक में उत्पन्न धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करे जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। मैं इसको लिख देता हूँ ना, देखिए ईएमआई अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, एक ही बात हिंदी इंग्लिश में। के कारण किसी चालक या परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का, ये है लो, तो उसी कारण का विरोध करे जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। जिस चीज़ से उत्पत्ति हो उसी चीज़ का अपोज करती है, ये कहा है लेंज साहब ने। ओके, तो अपन ने जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को अपन इसमें लेते हैं और उसमें देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो ये देखें, ये अपना एग्जाम्पल था। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जब अपन चुंबक को कोइल की साइड में लेके जा रहे हैं। इसको मिटा दें। ठीक है, अब मैं चुंबक को कोइल की साइड में लेके जा रहा हूँ, इधर। ठीक है, पेन अलग अलग ले लेंगे। जब इधर लेके जा रहे हैं तो इस पेन से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी कि इसके इधर आने का अपोज हो, इधर आने का अपोज हो, अर्थात जो फ्लक्स बढ़ेगी उस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध हो। यही तो कहा था, विरोध करना है अपने को, तो बस जो काम हो रहा है उसका विरोध कर दो। चुंबक इधर आ रही है, मत आने दो,
बस यही तो काम है। तो चुंबक को अपन इधर ना आने दें, उसके लिए इस कोइल के अंदर अपने को पता है जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बने कि इस साइड में कौन सा पोल हो, इसका पोल कौन सा है, एन, और हम चाहते हैं कि इसके पास में ना आए, तो यहाँ कौन सा पोल बना दे, एन पोल बना दे, तो इधर अपने आप ऑटोमेटिकली एस पोल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम एन पोल बनाए। एन पोल का मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से जो फ्लक्स हो उस फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे हो, बाहर की तरफ। एन पोल से बाहर की तरफ निकलते हैं ना फ्लक्स, किसकी वजह से, इस कोइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इस कोइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, तभी तो इसकी फ्लक्स का अपोज होगा। ठीक है ना, अपोजिट करना है ना अपने को, इसको पास मत आने दो। तो इधर एन पोल बना दो, एन पोल को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यही विरोध करना हो। इसके लिए अपने को करंट की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन मान लो कि आपने करंट की डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में मान ली। एक बार इसको ऐसे करके देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन पता हो तो अपन ने पहले मान ली करंट डायरेक्शन, अब राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। तो अपन ने की कि करंट ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थात देखो ये कोइल कैसे है, नीचे की तरफ गई फिर ऊपर की तरफ निकल के आई, कोइल यहाँ से नीचे गई है फिर यहाँ से ऊपर निकल के आई। तो उंगलियों को कोइल की डायरेक्शन में घुमा दो, तो करंट नीचे की तरफ गई फिर यूँ निकल के आई। तो देखो ये डायरेक्शन है फ्लक्स की, तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन होगी उस साइड में। तो यदि इस तरीके से आप करंट को मानोगे तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा इधर, तो इधर एन पोल बन रहा है इस केस में तो, और इधर एस पोल, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इसको मिटाओ, ये तो गलत मान लिया अपन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इधर एन पोल बनना चाहिए और इधर एस पोल बनना चाहिए। तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन को क्या होना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से होना पड़ेगा, ऐसे इधर से ऊपर। अब देखो आराम से कैसे, देखो दो तरीके हो सकते हैं। इधर से देखना चाहो तो ये देखो उंगलियां ऐसे आई, ठीक है, उंगलियां इसके नीचे से निकल के, तो अंगूठे की डायरेक्शन देखो आपकी साइड में आ गया, ऐसे देख सकते हैं। या फिर यहाँ से देखो, इस जगह से देखो, करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये कोइल है, ये ऊपर से जा रही फिर नीचे आई है, तो करंट भी इसके साथ साथ ऊपर जाएगा। तो उंगलियों के इसके साथ साथ घुमाओ ऊपर की डायरेक्शन, यहाँ इसके साथ साथ गए, ऐसे घुमाओ तो अंगूठे की डायरेक्शन ये निकल गई। तो हमेशा याद रखो यहाँ एन पोल बनता है और यहाँ ए, इसके पीछे यहाँ एस पोल बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स निकलती है, फ्लक्स की डायरेक्शन को बताता है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगी तो यहाँ एन पोल बनेगा। तो यहाँ बन गया एन पोल और यहाँ बन जाएगा एस पोल। तो देखो ये बन गया एन पोल और ये बन गया एस पोल। ओके, तो इस केस में इस तरीके से करंट फ्लो होगी, और जब इस तरीके से करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन मान लो इस तरीके से आया, इस साइड में झुक गया सुई अपनी। ओके, अब मैंने क्या किया, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस ये लिया कि अब मैं चुंबक को दूर लेके जा रहा हूँ, चुंबक आपसे कोइल से दूर जा रही, आप इसका विरोध करो। तो बताओ विरोध करोगे तो क्या करोगे, हम इसको दूर नहीं जाने देंगे। विरोध तो यही हुआ ना कि अब हम इसको दूर नहीं जाने देंगे। तो दूर नहीं जाने दोगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि यहाँ तो बने हमारा एस पोल और यहाँ बने हमारा एन पोल। दूर नहीं जाने का मतलब यही तो ना, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो एन पोल को अट्रैक्ट कौन करेगा, एस पोल। तो यहाँ जब एस पोल बने और यहाँ एन पोल बने तब जाके ऐसा काम होगा कि ये चुंबक दूर ना जाए, दूर जाने का विरोध हो जाएगा। अपन इसको दूर लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी है, इधर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, ये वेलोसिटी है। ओके, तो अब बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी, आप करके देख लो एक बार। अब करंट ऐसे इधर और यहाँ ऐसे कैसे होगी, देखो ध्यान से। यदि करंट इसके नीचे की तरफ जा रही है, देखो ये ग्रीन कलर से, इस कलर से जो मैंने शो की ना, इस कलर से, ये दोनों के केस मैंने एक सेम कलर से ले लिया। यदि इधर जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने इसी पेन से शो कर दिया ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो करंट नीचे से गई, अब इसको यूँ फोल्ड करो उंगलियों को, तो देखो अंगूठे की डायरेक्शन किधर आई, तो इस डायरेक्शन अंगूठे के पास क्या बनता है, एन पोल, और यहाँ क्या बनेगा, एस पोल। तो यहाँ तो बन गया एस पोल और यहाँ बन गया एन पोल। देखो बन गया कि नहीं बन गया, ये एस पोल बन गया और ये एन पोल बन गया। ओके, तो इस केस में करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई। ओके, तो ये है अपना लेंस लॉ। आई थिंक डायरेक्शन समझ में आ गई। चलो एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगी ना। यहाँ पर अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक अपन
टेबल रखते हैं ऐसे, ये लो आप एक टेबल ले लो, ठीक है। तो ये एक टेबल बना देते हैं, एक टेबल है, ओके। इसके ऊपर एक कोइल रखी हुई है, ठीक है। लाइट से कलर से अपनी कोइल बना लेते हैं। ये एक मैग्नेटिक कोइल रखी हुई है इसके ऊपर, ओके। अब एक चुंबक है, ये यहां पर, ये चुंबक है, ये चुंबक का एन पोल है इधर, और इधर ये चुंबक का एस पोल है। और ये चुंबक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ये समझो आप। तो आपको क्या बताना है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या इस कोइल के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। इससे जो फ्लक्स लिंक हो रही है उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब ये चुंबक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इससे जो लिंक फ्लक्स है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे चुंबक पास में आएगी इससे लिंक फ्लक्स बढ़ती जाएगी। फ्लक्स बढ़ेगी तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो किस तरीके से होगी कि वो उसी कारण का अपोज करे जिसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? ये चुंबक इसके पास आ रही है इसलिए उत्पन्न हो रही है, बस मोटा मोटा सोचो, ठीक है। हमें क्या करना है, चुंबक को पास नहीं आने देना है। ये ऐसा कब होगा? जब इस साइड में तो एन पोल बन जाए और नीचे की साइड में कौन सा पोल बन जाए, एस पोल बन जाए। करंट को इस तरीके से फ्लो करा दो। तो देखो मैं बताऊं, करंट आप इस तरीके से रखो, ये यूं घुमाओ करंट को, तो ऐसे बनेगा। अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ तो एन पोल बन जाएगा, और नीचे की डायरेक्शन में कौन सा पोल बन जाएगा, एस पोल बन जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यदि चुंबक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यदि करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो आप निकाल सकते हो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। राइट हैंड थंब रूल से ऐसे निकालो, फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है अर्थात यहाँ एन पोल और नीचे की साइड में एस पोल। तो ये इधर यदि एन पोल बन जाता है इसकी वजह से, यहाँ एस पोल बन जाता है, तो एन पोल को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा। तो जिसकी वजह से इस चुंबक पर इसकी इधर की साइड में फोर्स लगेगा। तो यही है अपोज करना, या पोजीशन हो गया। तो करंट की डायरेक्शन हमने निकाल ली। अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, कोई चुंबक को यहाँ से उठा के ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी कि इसके ऊपर जाने का विरोध करे। तो ऊपर जाने का विरोध करने का मतलब ये इसको अट्रैक्ट करे, अर्थात इधर एस पोल बने और इधर एन पोल बने। उसके लिए करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दो। अभी यूं घूम रही है, उस टाइम पे यूं घुमा दो। ओके, तो ये हो गया अपना लेंस लॉ। ओके, हम देखते हैं कि ईएमएफ कितने तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन कितने तरीके से हो सकता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हैं। ये एक चुंबक है, इसका एन पोल इधर है, दूसरे चुंबक का ये एस पोल इधर है, तो फ्लक्स एन पोल टू एस पोल चली जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये कंडक्टर इसके अंदर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब फ्लक्स में, इससे संबद्ध फ्लक्स में दो तरीके से परिवर्तन हो सकता है। एक तो इस कंडक्टर को हम पकड़ के और कंडक्टर को ऐसे आपकी साइड में ऊपर की तरफ लाऊं, फिर नीचे की तरफ ले जाऊं, ऐसे ऐसे यूं, तो इससे जुड़ी हुई फ्लक्स में परिवर्तन होगा। देखो अब फ्लक्स जीरो हो गई, इससे जुड़ी हुई, इसके अंदर लेके जाऊंगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ जाएगा तब फिर जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगा तब मैक्सिमम, अब जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस केस में इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट केस। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा जनरेटर में होता है। जनरेटर के अंदर अपन क्या करते हैं, फील्ड को तो फिक्स रखते हैं, चुंबक को तो फिक्स रखते हैं, और कंडक्टर को उसके अंदर बीच में घुमाते हैं। तो जब कंडक्टर घूमेगा तो उससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा और कंडक्टर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो केस हुआ फर्स्ट। इसको बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली क्यों बोला? डायनेमिक का शब्द मतलब गतिक रूप से, ठीक है, जब कंडक्टर मूव कर रहा है उस केस में। तो ये तो होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, कंडक्टर तो स्थिर रखा रहा है आराम से अपनी जगह पर, और पोल चेंज होते रहे। कैसे? ये एन है, ये एस है, थोड़ी देर में क्या हो जाए, एस की जगह तो एन बन जाए और एन की जगह पर एस हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद में वापस यहाँ एन बन जाए, यहाँ एस बन जाए, फिर थोड़ी देर बाद वापस यहाँ एन और यहाँ एस बन जाए। यदि ऐसा काम हो जाए तो
कंडक्टर आराम से अपनी जगह रखा हुआ है तो भी इससे जुड़ी हुई फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, तो चेंज हो गया कि नहीं फ्लक्स में, और फ्लक्स में परिवर्तन होते ही इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ये होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ये कब पॉसिबल है? जब ये पोल हम किससे बनाएं? एसी से बनाएं, अल्टरनेटिंग करंट से बनाएं। उस केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में, मान लो मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर एन और इधर एस है, तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा उस केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर एस पोल बन जाएगा और इधर एन पोल बन जाएगा। तो पोल चेंज होती, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज, इधर एन है इधर एस है तो फ्लक्स की डायरेक्शन इधर इस साइड में आ जाएगी। तो इस कंडक्टर को क्या फील हो रहा है? ये कंडक्टर आराम से रखा हुआ है यहाँ पर, इसको फ्लक्स में परिवर्तन होता हुआ फील हो रहा है, ठीक है ना। फ्लक्स पहले ऐसे है फिर ऐसे है, और देखो यहाँ पर ये फ्लक्स करंट ऐसे रहेगी तो फ्लक्स भी ऐसे रहेगी। पहले फ्लक्स जीरो है, फिर धीरे 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 बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पे गई, फिर वापस घट रही है, फिर जीरो पे गई, अब नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो, तो इसके नीचे की डायरेक्शन इस लाइन, ये लाइन है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो अब देखो नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको डायरेक्शन मैं पॉजिटिव मानूँ, तो यदि जब फ्लक्स इधर से इधर जाएगी तो वो नेगेटिव होगी। तो उस केस में पहले तो फ्लक्स जीरो, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर नेगेटिव में पीक पर पहुंची, फिर जीरो, तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना। तो इस तरीके की फ्लक्स होगी अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जिसको बोलते हैं एसी टाइप की, अल्टरनेटिंग टाइप की, अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो उस केस के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उस केस में कंडक्टर आराम से रखा हुआ है, स्टेशनरी है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप से हो गया, ठीक है। फर्स्ट कोड दो टाइप से हुआ, पहला कहलाएगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपको कहाँ देखने में मिलेगा? जनरेटर या अल्टरनेटर के अंदर, जनरेटर कहीं या फिर अल्टरनेटर में, ठीक है। और जो सेकंड केस है वो है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो दो केस है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होता है जनरेटर के अंदर और अल्टरनेटर के अंदर, और सेकंड है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपने को केस देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मर में। अब देखते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, चलो वो केस देख लेते हैं। तो उस केस के लिए अपने को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, वो लेते हैं अपन। देखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस दिखाने का मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से है। ये कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ऐसे, जिसकी लेंथ एल है। टी इक्वल्स टू जीरो पर ये ऐसे है रखा हुआ, ठीक है। जीरो पे मैं स्टार्ट करता हूँ और डी टी टाइम बाद में मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, कितना डिस्प्लेस कर दिया? डी एक्स डिस्टेंस से, डी का मतलब बहुत स्मॉल सा ना, तो डी टी टाइम में डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। तो और यहाँ अब आ गया है अपना कंडक्टर, यहाँ पर आ गया डी टी टाइम पर, ओके। लेंथ कितनी है इसकी? एल है, ओके। तो बी इजकस टू क्या हो जाता है? फाई इजकस टू होता है बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है। ए क्या है? एरिया, एरिया क्या? जो इसने स्वैप किया है, यहाँ से यहाँ तक आया तो एरिया कितना लगा है? देखो ये वाला एरिया है, यदि आप देख पा रहे हैं तो एरिया ये वाला है, ये वाला एरिया है। तो ये कैसे निकालेंगे? लेंथ कितनी है? एल, चले कितने हैं? डी एक्स, तो फाई इजकस टू डी फाई इजकस टू बी इंटू एल इंटू डी एक्स, डी फाई इजकस टू बी इंटू एल इंटू डी एक्स। ई एम एफ क्या होता है? ई एम एफ होता है डी फाई बाई डी टी। जो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी देर में हुआ है? डी टी टाइम में। कितनी देर में हुआ? डी टी टाइम में। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वस टू बी एल डी एक्स बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी को अपन ई एम एफ बोल देते हैं,
ईएमएफ बराबर बी एल डी एक्स बाई डी टी क्या बोलते हैं, वी, और यहाँ वी क्या है, वेग कहें या वेलोसिटी, है ना, डी एक्स बाई डी टी विस्थापन हो गया बाई टाइम, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो ईएमएफ निकल के आया जो आया बी एल वी वोल्ट। एल कंडक्टर की लंबाई है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी कंडक्टर की वेलोसिटी है। ओके, अब देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यदि किसी एंगल थीटा से वेलोसिटी हो, अर्थात ये वेलोसिटी ऐसे ना हो कि किसी एंगल थीटा पर हो, उस केस के अंदर फॉर्मूला हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरीके का होता है, एक तो होता है सेल्फ इंड्यूस्ड और दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअल इंड्यूस्ड क्या होता है। एसी सप्लाई दी तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स आएगा, अल्टरनेटिंग करंट होगी तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो फ्लक्स है इसमें परिवर्तन हो रहा है और ये इस नेचर का है, ठीक है। तो कंडक्टर अपनी जगह पर फिक्स रहे लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इस कंडक्टर से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा E1। क्यों हुआ है, करंट फ्लो हुई जिससे इसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न हुई, फ्लक्स इससे लिंक कर रही है और उसके अंदर परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स इस नेचर की है। तो देखो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो गया। तो इसी कोइल के करंट की वजह से इसी कोइल के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको तो बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये तो कहलाएगा अपना सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, ओके। अब सेकंड केस देखें, फ्लक्स उत्पन्न हुआ है इस वाली कोइल की वजह से और ये फ्लक्स इधर से यूं कोर है, ये मैग्नेटिक कोर है, इसके अंदर से जाता जाता और दूसरी कोइल, ये जो यहाँ पर कोइल रखी हुई है इसके ऊपर लिपटी हुई है, इस कोइल से भी लिंक कर गया। तो इस कोइल का फ्लक्स इस कोइल से लिंक कर गया। अब अपने इस कोइल को क्या पता है कौन सा फ्लक्स लिंक किया है, लेकिन इसके अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और वो ईएमएफ कहलाएगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसकी वजह से, इसकी वजह से इसमें, तो ये कहलाता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।